नेक्स्ट डालो हेडिंग। आज हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सुन लो। आज मेरा गला बैठा हुआ है, सुन लो। आवाज स्लो पीछे आएगी, एडजस्ट करो। आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता, समावयवता, उसको हटा दो, ठीक है, सिलेबस से बाहर का है वो। अब आपके सिलेबस में नहीं आता है वो, बट मैंने तो ऐसे दे दिया था क्वेश्चन एंटरटेन करने के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं प्रकाशिक समावयवता। अब प्रकाशिक समावयवता बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिएगा। बहुत बार इससे क्वेश्चन बनता है और बनता ही है, जानना जरूरी है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है? देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन होती है, कैसे इसको समझते हैं। तो सबसे पहली चीज है, देखो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो भी सेम होता है, स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला होता है वो भी सेम होता है, यानी कि अणुसूत्र और संरचनात्मक सूत्र दोनों समान होते हैं। मैंने कहा था त्रिविम समावयवता यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ये भाग होता है। और त्रिविम समावयवता मैंने कहा था कि वहां पर जो परमाणु या समूह जो होते हैं उनका विन्यास में चेंज होता है, मतलब 3D में उसमें चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो वही चीज यहाँ पर भी होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होता है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ध्रुवित प्रकाश इसको बोलते हैं, है ना, हाँ, समतल ध्रुवीय प्रकाश बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के सापेक्ष या प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है उसमें रोटेशन हो जाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, घूर्णन हो जाता है। और अगर उसमें घूर्णन होता है, कोई यौगिक अगर उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घूर्णित कर देता है, घुमा देता है, एंगल से घुमा देता है, तो हम कहते हैं कि वह यौगिक जो है वो प्रकाशिक समावयवी है, या इसको बोल सकते हैं प्रकाशिक सक्रिय है। तो प्रकाशिक सक्रिय अगर होगा तो प्रकाशिक समावयवी हो जाएगा, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर होगा। क्लियर है? तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंटल है, एक तरह से कह सकते हैं कि इसको एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के बेस पर समझाया जाता है। तो चलो पहले इसकी कुछ बेसिक सी बातें बता देते हैं, कहां से इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है, क्या ऑर्डिनरी लाइट होता है। तो देखो, अगर हम बात करें, अगर हम कोई बल्ब लेते हैं, ऐसे मान के चलो कोई भी बल्ब लेते हैं, रॉड लेते हैं, आपके घर में होती है, तो आप देखते होंगे कि वो क्या करती है, वो सभी तलों पर, सभी प्लेन पर इक्वल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कि समान रूप से वो क्या होती है, फैली हुई होती है, ठीक है। सभी तलों में बराबर 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 तरीके से वो फैली हुई होती है। वो देखनी होती है भाई, अपन रोशनी लगाते हैं, कहीं पे बल्ब लगाते हैं तो क्या करता है, चारों तरफ फैलता है बराबर बराबर, यानी कि सभी तल पर वो फैलना होता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इस जो ऑर्डिनरी लाइट होती है इसके सामने क्या करते हैं, एक हम प्रिज्म रखते हैं जिसका नाम होता है निकोल प्रिज्म, जिसको हम रखते हैं निकोल प्रिज्म, ठीक है, निकोल प्रिज्म इसका नाम होता है। ये निकोल प्रिज्म इसके सामने रखा होता है। ये बकायदा एक नली होती है, उस नली के अंदर सब कुछ फिट होता है, जैसे सूक्ष्मदर्शी देखी होगी आपने, स्पेक्ट्रोस्कोप देखा होगा, वो एक पूरा एक ट्यूब होता है, उसके अंदर सब कुछ फिट होता है ये। तो उसमें क्या होता है, निकोल प्रिज्म रखा होता है, निकोल प्रिज्म ये हो गया। निकोल प्रिज्म को क्या करते हैं, दो पार्ट में काट देते हैं, यहां से ऐसे दो पार्ट में काट देते हैं, दो पार्ट में काट देते हैं, दो इसके पार्ट हो जाते हैं, और फिर उन पार्ट को दोबारा पुनः आपस में जोड़ दिया जाता है। और जोड़ते हैं तो वहां पर एक सीमेंट का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं कनाडा बाल्सम सीमेंट, नाम सुना है, ठीक है, इतने से काम चला, सीमेंट होता है, नाम होता है कनाडा बाल्सम सीमेंट, ठीक है। उससे उठा के इसको जोड़ दिया जाता है। अब जब जोड़ते हैं तो ये लाइट जब इसके ऊपर पड़ती है तो लाइट जो होती है वो एक प्लेन पर आ जाती है, एक प्लेन पर आ जाती है, समझ गए होंगे। यहां देखो सारे प्लेन पर लाइट है, ये क्या करता है, बाकी लाइट को रोक लेता है, ठीक है, और एक प्लेन की लाइट को बाहर निकाल देता है। तो ये काम यही करता है, तो ये प्लेन एक प्लेन की लाइट को बाहर निकालता है। इस लाइट को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ध्रुवित प्रकाश, ठीक है ना, एक तल पर ध्रुवित प्रकाश निकल जाता है, तो इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, ये हमारे पास बन गई। अब बनने के बाद क्या करते हैं, यहां पर फिर हम एक ट्यूब यहां पर रखते हैं,
और उस ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, जो भी जिस कंपाउंड के बारे में बात करते हैं उसका यहाँ पर एक सोल्यूशन रख दिया जाता है, उसको इसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, पेंट क्लोराइड क्या होगा, सोल्यूशन के अंदर से इंटर करेगी। अब इंटर करेगी तो इंटर करने के बाद में या तो ये लाइट जो होगी वो राइट साइड घूम चुकी होगी अपनी प्रारंभिक स्थिति से, या फिर ये जो लाइट होगी वो लेफ्ट साइड घूम चुकी होगी अपनी प्रारंभिक स्थिति से। अगर राइट साइड घूम रही है, लेफ्ट साइड घूम रही है, अगर घुमाव हो रहा है, घूम रही है, इसका मतलब ये कहेंगे कि ये जो कंपाउंड इसके अंदर रखा हुआ था ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। कैसा है, ऑप्टिकल एक्टिव है, यानी कि प्रकाशिक सक्रिय है, मतलब प्रकाश के रूप में ये सक्रिय हो गया, ऐसे भी बोल सकते हो, प्रकाशिक सक्रिय, मतलब उसके ऊपर पड़ा और पड़ने के बाद में लाइट को घुमा दिया उसने। अब लाइट को कितने एंगल से घुमाएगा ये तो एक्सपेरिमेंटल बात है, वहां से एक्सपेरिमेंट से चेक कर सकते हैं अपन, तो ऐसे नहीं देख सकते कि कंपाउंड को देख के बता सकते हैं इतने एंगल से घुमाएगा, तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। लेकिन मान के चलते हैं कि अगर कोई सोल्यूशन उस लाइट को घुमा दे, एंगल से घुमा देता है, तो वो कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। अब दो बातें वहां पर होती है, राइट साइड घुमाता है, लेफ्ट साइड घुमाता है, तो राइट साइड घुमा रहा है तो उसका एक नाम दे दिया गया, तो उसको हमने बोल दिया डेक्स्टोरोटेटरी, और जो लेफ्ट साइड घुमाता है उसको हमने नाम दे दिया गया लीवोरोटेटरी। शॉर्ट में इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं डी, यानी कि एक कौन सा फॉर्म बन गया, एक डी फॉर्म बन गया, और एक कौन सा फॉर्म बन गया, एल बन गया, या डी का मिरर इमेज एल, ऐसे भी बोल सकते हो आप, है ना, दर्पण प्रतिबिंब बोल सकते हो आप उसको। तो ऐसे फॉर्म बन गया, तो ये अगर फॉर्म बन गया यानी कि डी और एल फॉर्म बन गया, तो इसका मतलब ये दोनों जो होंगे वो कौन से होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। कौन से होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, और इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आ गई बात, कोई डाउट यहां तक? तो चलो पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। देखो, यौगिकों के अणुसूत्र व संरचनात्मक सूत्र समान, यौगिकों के अणुसूत्र व संरचनात्मक सूत्र समान, लेकिन ध्रुवित प्रकाश के सापेक्ष भिन्न व्यवहार प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहलाता है। ठीक है, सक्रिय यौगिक कहलाता है। The compound having same molecular and structure formula but different behavior toward plane polarized light is called optical active compound, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहलाता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है? अगली लाइन से लिखो, यदि प्रकाश दाएं तरफ मुड़ता है, तो डेक्स्टोरोटेटरी, इंग्लिश में ही बोल दे रहा हूं मैं उसको, दक्षिणावर्त हिंदी में बोलते हैं वैसे तो इसको शायद ऐसे कुछ होता है ना, डेक्स्टोरोटेटरी, डेक्स्टो ध्यान रखो। तथा प्रकाश बाएं पक्ष घूमता है तो वामावर्त या लीवोरोटेटरी कहते हैं। प्रकाश बाएं पक्ष घूमता है तो उसको लीवोरोटेटरी कहते हैं। तो इफ लाइट डिफ्लेक्ट इन राइट डायरेक्शन is called dextrorotatory, and if light deflect left direction is called levorotatory। समझ में हो गया? अगली लाइन से लिखो, डेक्स्ट्रो एंड लीवो, यानी कि जो डेक्स्ट्रो तथा लीवो प्रकाशिक समावयवी है। डेक्स्ट्रो व लीवो प्रकाशिक समावयवी है। डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म इज द ऑप्टिकल आइसोमर। डेक्स्ट्रो व लीवो प्रकाशिक समावयवी है, तो डेक्स्ट्रो एंड लीवो इज द ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर, और इस गुण को या इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बोलो बच्चों, यहां तक समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया? तो ये हमने कुछ बेस से बता दिया, कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जिसके बेस पर हमने सारी चीजों को डिफाइन किया।
अब यहां पर एक दो बातों को और समझने वाली बात है, वो भी समझ लेते हैं। यहां जो इसका रोटेशन हो रहा है वो रोटेशन इसके ऊपर डिपेंड करता है, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्या है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो किसके इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो अगला पॉइंट दे सकते हैं, किस किस पर निर्भर करता है, किस किस पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला तो निर्भर करता है सांद्रता पर, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि सांद्रता, विलयन की सांद्रता, ठीक है, विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हो गया, C, कंसंट्रेशन C। अच्छा, जो यहां पर C लिया जाता है वो किसमें होता है, कंसंट्रेशन होता है ग्राम पर ml में, ग्राम पर ml में, ठीक है। तो ये निर्भर किस पे करता है, कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। दूसरी बात है लेंथ ऑफ ट्यूब पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ ट्यूब, जो ट्यूब आपने ली है वो कितनी बड़ी है उस पर निर्भर करता है, यानी कि ट्यूब की लंबाई पर, ट्यूब की लंबाई पर डिपेंड करता है। समझ में आ गया। और ट्यूब की लंबाई को रिप्रेजेंट करते हैं L से, L से, L लेंथ, क्लियर है। इसको D, इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, डेसीमीटर में, DM में रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी बात निर्भर करती है ताप पर, टेम्परेचर पर, ये भी एक्सपेरिमेंटल होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तीसरा टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज करोगे तो एंगल चेंज हो सकता है। तीसरा इस पर निर्भर करता है, ये भी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। और चौथा वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब जो प्रकाश आपने डाला है उसकी तरंगदैर्घ्य क्या है, ठीक है। तो चौथा वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो आपने प्रकाश डाला है उसकी तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, क्लियर है। तो ये अगर कहीं पूछ ले तो आप इसको दिमाग में रखना कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है कि जो प्रकाश आपने डाला है उसकी वेवलेंथ क्या है। अब इसी से एक न्यूमेरिकल यहां पर बनता था, अब नहीं बनता है, बनता था अब नहीं बनता है, लेकिन फॉर्मूला बता देता हूं, फॉर्मूला जानना जरूरी है। एक फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू, यहां पर अल्फा ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाई L इंटू C, ये फॉर्मूला था। और यहां पर अपना T और यहां पर D, ये D सोडियम की जो लाइट होती है उसके बेस पर है, तो उसको दिमाग में रखो। अल्फा ऑब्जर्व डिवाइड बाई L इंटू C, L क्या है वो देखो, L ये है, लेंथ हो गई, C क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। अल्फा ऑब्जर्व, वो जो घूर्णन हुआ है, वो जो घूर्णन हुआ है, ठीक है, घूर्णन मतलब एंगल, रोटेशन, जो रोटेशन हुआ है, ठीक है, जो घूर्णन हुआ है वो जो हमने ऑब्जर्व किया है, और इसको बोलते हैं विशिष्ट घूर्णन, स्पेसिफिक रोटेशन, विशिष्ट घूर्णन, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, क्लियर है। ये टेम्परेचर हो गया आपका। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है। हालांकि अब पूछता नहीं है, लेकिन किस्मत खराब होने पर क्या क्या नहीं हो सकता, किस्मत जब खराब होती है तो कुछ भी हो सकता है, तो भैया बता देते। तो फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा dt, अल्फा ऑब्जर्व डिवाइड बाई L इंटू C। यूनिट ध्यान रखना, बस इस बात का ध्यान रखना, यूनिट ध्यान रखना, YML है YDL है। बोलो बच्चों, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो लेंथ चेंज करेंगे तो स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होगा, कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होगा, टेम्परेचर को वेरी करोगे तो स्पेसिफिक रोटेशन जो होगा वो चेंज होगा। जैसा प्रश्न होगा उसके बारे में, हालांकि यही पूछा जाएगा किस पर निर्भर करता है, क्या निर्भर करता है, किन चीजों पर करता है, बस इतनी सी बातें पूछी जाएंगी। तो यहां तक तो मैंने बता दिया इसका बेसिक चीज कि भैया ये सारी चीजें आती कहां से, कैसे इसके बारे में सोचा जाता है, क्या चीजें प्रदर्शित करती है। लेकिन अब इसके बाद जो बताने जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो ये तो इसका बेस था। इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें कौन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा,
समझ में आया? ये नहीं पूछा जाएगा कि लाइट थी तो बेटा वो लाइट रॉड की थी कि बल्ब की थी। फिर बेटा ये नहीं पूछा जाएगा जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी वो यूं खड़ी हुई थी कि यूं खड़ी हुई थी। फिर सोल्यूशन ये नहीं पूछा जाएगा बेटा जो सोल्यूशन भरा जाएगा वो सोल्यूशन गाढ़ा रखे कि पतला रखे, पानी मिला है कितना पानी मिला है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ में आ गया? जो काम की बात है वो यहां से स्टार्ट होगी। सबसे पहला पॉइंट यहां पर है कि ऑप्टिकल एक्टिव पूछा जाएगा कि ऑप्टिकल एक्टिव कौन होगा और कौन नहीं होगा, यानी कि कौन प्रकाशिक सक्रिय होगा, कौन प्रकाशिक संभाव्यता देगा, कौन नहीं देगा। इन सारी बातों को यहां पर सीखा जाएगा। तो इसमें बात करते हैं तो सबसे पहला बिंदु यहां पर लेके आते हैं, पहला सीखना है हमको, वो सीखना है कीरल कार्बन एटम। क्या सीखना है? कीरल कार्बन एटम, यानी कि काइरल कार्बन एटम्स। ये पहले मुझे सीखना होगा क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत काम की चीज है और आगे केमिस्ट्री में ये आपको बार बार मिलेगा। तो कीरल कार्बन एटम या काइरल कार्बन एटम क्या होता है? इसको कुछ लोग चाइरल भी बोलते हैं, इसको कुछ लोग चीरल भी बोलते हैं। तो आप स्वेच्छा के अनुसार से जो अच्छा लगे वो बोल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कीरल बोलते हैं तो कीरल कार्बन एटम। तो कीरल कार्बन एटम एक ऐसा कार्बन एटम है जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग होती है। ठीक है, एक ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग होती है। पहली चीज मुझे ये सीखनी है कि कंपाउंड के अंदर कितने कीरल कार्बन एटम है, पहले मुझे ये सीखना है। तो एक ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग होती है, तो ये कीरल कार्बन एटम हो गया। इसको ऐसे बना देते हैं, स्टार स्टार टाइप का बना देते हैं। तो एक ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग होती है। बात समझ में आ गई है? कर लोगे? आप कहोगे सर 4 में से 3 अलग अलग हो जाए, एक ना हो, तो फिर 3 अलग अलग हो जाए एक ना हो तो बात तो एक ही हो गई, या चारों अलग अलग हो गई। एक ना हो का मतलब क्या होता है भाई? समान हो गए तो 2 समान हो गए, समान कभी एक थोड़ी होता है ना? तो शब्दों का खेल हो गया। तो भैया 2 समान अगर होंगे तो फिर कीरल कार्बन एटम नहीं होगा। समझ में आ गई बात? 2 समान होंगे तो कीरल कार्बन एटम नहीं होगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बताओ CH4 में कीरल कार्बन एटम है? बहुत बढ़िया। CH3Cl में कीरल कार्बन एटम है? CH2Cl2 में कीरल कार्बन एटम है? ठीक है। CHCl3 में कीरल कार्बन एटम है? CFClBr आई में कीरल कार्बन एटम है? FClBri है? बिल्कुल है। समझ में आ गया? CF3Cl में कीरल कार्बन एटम है? यानी किसके उसमें कीरल कार्बन एटम है? ये वाला एग्जांपल है जिसमें कीरल कार्बन एटम है, बाकी में कीरल कार्बन एटम नहीं है। मैं केवल बात कर रहा हूं कीरल कार्बन एटम की। मैं अभी ये बात नहीं कर रहा हूं कि ऑप्टिकल एक्टिव है, मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं कि ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ये बात की बात है। सबसे पहला पॉइंट है हमें कीरल कार्बन एटम चेक करना है। यहां तक बात समझ में आ गई है? यहां तक कोई इश्यू नहीं है? ठीक है। यहीं पर पहले कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर आगे की बात कर लेते हैं कि कीरल कार्बन एटम कैसे होगा। तो कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको ये बताना है उन एग्जाम्पल्स में कि कितने कीरल कार्बन एटम है। क्या बताना है? कितने कीरल कार्बन एटम है। तो फटाफट एग्जाम्पल को नोट करें और शुरू हो जाए कि कितने कीरल कार्बन एटम है। कितने कीरल कार्बन एटम है सोचना है आपको। कितने कीरल कार्बन एटम है ये बताना है आपको। जल्दी ट्राई करें। तो ये एग्जांपल हमने 5 आपके सामने रखे हैं। क्वेश्चन मेरा ये है, नंबर ऑफ कीरल कार्बन एटम, नंबर ऑफ कीरल कार्बन एटम, कितने कीरल कार्बन एटम है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, दिख जाएगा, देख लोगे? पक्का हो जाएगा? बना लिया?
क्या देखना है? उस कार्बन एटम की चारों वैलेंसी को चेक करना है। क्या देखना है? उस कार्बन एटम की चारों वैलेंसी को चेक करना है। बस यही तो बात है, उस कार्बन एटम की चारों संयोजकताओं को चेक करना है। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है? तो शुरुआत करें यहां से। भाई ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इस पे HCS ये हो नहीं सकता, इसका मतलब यहां आ जाओ। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये वाला हो सकता है, हो सकता है, ये हो सकता है। कैसे? एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, ये पूरी वैलेंसी लेनी है आपको 3, और ये चौथी, चौथी कौन सी होगी? H। चौथी कौन सी होगी? मैं यहां बना दे रहा हूं अलग से, H। आ गया समझ में? 1 2 3 और 4, इसका मतलब ये है कीरल कार्बन एटम। यानी यहाँ कीरल कार्बन एटम कितने हो गए? 1। मैंने ऐसे लिखा है C बराबर 1, C बराबर 1 का मतलब समझ लेना कीरल कार्बन एटम। नीचे आ जाते हैं। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये कार्बन एटम हो नहीं सकता क्योंकि दो संयोजकताएं बराबर हो गई, तो ये हो नहीं सकता। इस कार्बन एटम को देखो, यहां पर एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, तीसरा H, चौथा पूरा, चौथा पूरा, चौथा पूरा, मतलब पूरी कंप्लीट तरीके से वैलेंसी को चेक करना है। ये नहीं कि उसके पड़ोस में कौन सा है बस वही चेक करके आप बोल जाओ, नहीं करना है, पूरा पूरा चेक करना है। आ रही बात समझ में? इसका मतलब यहां पर अगर बात करेंगे तो यहां कीरल कार्बन एटम कितने हो गए बच्चों? ये 1 हो गया, हो गया। चलो यहां आ जाते हैं, इस कार्बन एटम के ऊपर आ जाते हैं। ये कार्बन एटम हमारे पास में, इसकी वैलेंसी एक ये हो गई, दूसरी वैलेंसी ये हो गई, तीसरी वैलेंसी ये हो गई, चौथी कौन सी हो गई? यानी इसका मतलब है कि इसमें कितना हो गया? एक तो ये हो गया। और यहां पर अगर बात करें, अभी एक और भी तो है, बिल्कुल है, एक वैलेंसी, दो वैलेंसी H और ये तीसरा, इसका मतलब ये भी है। तो एक और एक कितने हो गए यहां पर? एक कौन सा हुआ? फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक ये है और एक, बोलो आ गया समझ में? अरे समझ गए बात को? नहीं समझ में? आप पूछ लेते, इस एग्जाम्पल पे जाओ। ये है, बिल्कुल, ये है, बिल्कुल, ये वाला नहीं है। कैसे नहीं है? ये वैलेंसी और ये वैलेंसी सेम हो रही है, और एक ही नहीं हो रही है, ये वैलेंसी और ये वैलेंसी कैसी हो रही है? सेम हो रही है। तो इसका मतलब एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो यहां पर कितने होंगे? समझ गए बात को? कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी नहीं है? समझ में आ गया? तो कीरल कार्बन एटम कैसे होता है, चीज क्लियर हो गई है? ये कीरल कार्बन एटम होता है, यानी कि एक कार्बन एटम पर चारों वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, और देखते हैं, और एग्जांपल बन सकते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल मैंने साइक्लिक में बनाना स्टार्ट किया, साइक्लिक वाले परेशान करेंगे आपको, थोड़ा सा देखो इसको। तो यहाँ H और यहाँ OH है, और मैंने अब आपसे पूछा कि भाई इसमें कीरल कार्बन एटम है कि नहीं है। तो करना क्या है आपको, जब भी ऐसी कंडीशन हो उस कार्बन एटम को देख लेना, क्योंकि साइक्लिक में तो ये कंडीशन होती है ना। उस कार्बन एटम पर उंगली रखना 2, और फिर दोनों उंगलियों से बराबर बराबर चलना। जैसे यहां से चलना स्टार्ट करेंगे तो यहां से यहां पहुंच गए, भाई यहां से एक कार्बन एटम दिखा, यहां से एक कार्बन एटम दिखा, बराबर सेम है, मतलब डिसाइड नहीं हुआ। फिर दोनों सेम टाइम पे वापस आ गए, बराबर समय पे बराबर जगह पर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब कहीं पर कोई अलग चीज नहीं मिली हमको, कहीं पर कोई अलग चीज मिली नहीं मिली, इसका मतलब यहां पर कीरल कार्बन एटम है। आगे समझ में? चलो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे ही एग्जांपल बना लो, यहाँ H बना लो, यहाँ OH बना लो, यहाँ H बना लो, यहाँ OH बना लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ, बहुत आराम से सिखा रहा हूँ, समझो इस बात को। ओ पीछे ध्यान रख, क्या होगा बताओ? कीरल कार्बन एटम है कि नहीं है? सोच के देखो, देखो सोच के, क्या कंडीशन हो गई? ये कार्बन एटम हो गया, इसकी वैलेंसी एक ही हो गई, एक ही हो गई। अब उंगली को रखना है, चलना है, उंगली को रखना है, चलना है। यहाँ कार्बन एटम पे पहुंच रहे हो, इस जगह पहुंच रहे हो, आया ना, और यहाँ पर इस कार्बन एटम पे पहुंच रहे हो, तो अलग अलग हो गई कि नहीं हो गई? हो गई है। इसका मतलब ये कीरल कार्बन एटम है। और ऐसा ही इधर भी है, इधर भी है, ये भी होगा। यहां चलोगे ये मिलेगा, यहां से ही चलो ये मिलेगा। अच्छा, 2 H लगे हुए, 2 H लगे हुए, क्या ये कीरल कार्बन एटम है? ये वाला कार्बन एटम है? नहीं है। इसका मतलब केवल 2 है, एक ये है और एक ये। अब समझ में आ रहा है? कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? कर लोगे पक्का? कीरल कार्बन एटम ढूंढ लोगे? तो चलो कुछ एग्जांपल दे रहा हूं फटाफट।
कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, जल्दी से आपको ढूंढना है कितने कीरल कार्बन एटम है, कितने कीरल कार्बन एटम है, सोचना है। यहाँ H लगा दिया, OH लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, OH लगा दिया। चलो फटाफट जल्दी देखो, कितने कीरल कार्बन एटम है, देखो इसको। छह क्वेश्चन मैंने रखे, फटाफट बताओ कितने कीरल कार्बन एटम है। सबसे पहले यहां देखना स्टार्ट करते, ये तो मालूम है ये कार्बन होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इसी कार्बन एटम की बात करते। ये कार्बन एटम है, यहाँ H है, यहाँ OH है, हो गया। अब भाई यहाँ चलो, यहाँ कार्बन मिल गया, लेकिन यहाँ पर कार्बन मिला, लेकिन यहाँ पर ये C मिल गया। देख लो ना, ऐसे चलना स्टार्ट करो। पहले यहाँ चले तो ये कार्बन हो गया, यहाँ एक कार्बन हो गया, यहाँ एक कार्बन हो गया, फिर आगे चलो तो यहाँ कार्बन दिख गया, दिखा, और यहां से चलोगे तो ये दिख गया। इसका मतलब अलग अलग हो गया, ये है दिख रहा है आपको। और यहां चलना स्टार्ट करोगे तो भी वही होगा, इसका मतलब दोनों है। बोलो समझ में आ गया? ये चीज क्लियर हुई? यह पॉइंट समझ में आ गया? चलो यहां चेक करते, इससे चेक करते, है बिल्कुल है, दिख रहा है हमको, ये है बिल्कुल है, दिख रहा है हमको, है कि नहीं है? याद देखो, ये वाला है कि नहीं है? और कोई इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी? इसका मतलब यहाँ है, कितने हो गए? 3 हो गए। यहाँ चेक करो, इसमें चेक करो, बताओ है कि नहीं है? यहां से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ चले नहीं, यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ चले, फिर यहाँ से वापस पहुंच गए ना, वापस सेम मिल गया। तो इसमें आ रही बात समझ में? एक भी नहीं है, समझ में आया? यहाँ चलो, यहाँ देखो, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंच गए, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, ये OH है ना, उल्टा हो गया ना, अलग हो गया ना, नहीं हुआ अलग। इससे मतलब नहीं है कि उल्टा है कि सुल्टा है, मतलब ये है कि उसमें वो वैलेंसी है कि नहीं है, वो चेक करो। तो 2 वैलेंसी सेम है, लेकिन 2 सेम नहीं हो रही है, इसका मतलब यहां भी नहीं हो रहा। अब आया समझ में? क्लियर हो गया? ये पॉइंट समझ में आया कि भाई कौन सा है ऑप्टिकल, मतलब कौन सा कीरल कार्बन एटम है, ये पहचानना है। चलो और देखते हैं, और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और एग्जांपल दे रहा हूं, और एग्जांपल दे रहा हूं। चेक करो कीरल कार्बन एटम है कि नहीं है, और है तो कितने, है तो कितने? पेपर बन गया। चलो देखते, बताओ ये है, नहीं है, ये है, ये OH है, ये कार्बन एटम है, यहाँ CH3 और यहाँ पर कार्बन एटम में CH3 है। ये दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए? तो भैया कहां से है ये? नहीं है। आ गया समझ में? यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, NH2 है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, ये है, ये एक है। आ गया समझ में? क्लियर है?
यहां चेक करो, ये है, ये है, ये है, देख रहे हैं ना CH3। यहां देखो, यहां CH3 है, या NH2 है, या और बताओ, ये है और ये Cl कितने हैं? आ गया समझ में? सिंपल है, पक्का। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल ऐसा ले रहे हैं जो थोड़ा सा अलग है, मतलब यहां CH3 लगा लिया, या Cl लगा लिया, यहां पर OH लगा लिया, या लोन पेयर लगा लिया। ठीक है बेटा, लोन पेयर को भी वैलेंसी की तरह काउंट किया जाता है ना? तो ये भी कीरल में काउंट होगा, तो कीरल कंपाउंड हो गया। एक होता है कीरल कार्बन एटम, एक होता है कीरल कंपाउंड। तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड द कीरल कंपाउंड। अरे आया समझ में? अच्छा, जिसमें कीरल कार्बन एटम नहीं होता है वो क्या होता है? देखो, जिसमें कीरल कार्बन एटम होता है वो कीरल कंपाउंड होता है, और जिसमें कीरल नहीं होता है वो अकीरल होता है। क्या होता है? अकीरल। जिसमें कीरल होता है, जिसमें कार्बन एटम होता है वो कीरल होता है। कार्बन एटम जिसमें प्रेजेंट होता है, कीरल कार्बन एटम, वो कीरल होता है, कीरल कंपाउंड बोलते हैं उसको। अरे आ गया समझ में? दूसरा, जिसमें कीरल कार्बन एटम नहीं होता, कुछ है ही नहीं उसमें, वो कंपाउंड कैसा कहलाएगा? अकीरल कहलाएगा, अकीरल कार्बन, अकीरल कंपाउंड। यहां तक समझ में आ गया? तो पहली चीज आपने सीख ली कीरल वाली, कि कीरल कैसा होता है। चलो अब हम दूसरी चीज सिखाने वाले हैं, दूसरी चीज सिखाने वाले हैं, फिर आगे की पूरी कहानी एक साथ डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज सिखाने वाले हैं सममिति, सममिति, सिमेट्री, सममिति, सिमेट्री, सिमेट्री, सममिति। सिमेट्री, सममिति का मतलब क्या होता है? सममिति का मतलब होता है बराबर बराबर। सममिति का मतलब क्या होता है? समान, सेम। यही तो मतलब हुआ, सेम, समान, बराबर, यही तो चलो इसी में बात करते हैं। सबसे पहला टाइप लेते हैं सममिति का, और वो होता है, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? इसको बोलते हैं POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है बेटा? प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है एक ऐसा प्लेन, एक ऐसा तल जहां से किसी कंपाउंड को काटा जाए। अब सही में नहीं काटना है, कैंची लेके पहुंच गए, लाओ सर तल लाओ, हम काटने बैठे हैं। इमेजिनरी प्लेन है, माना है, ऑर्गेनिक में मानना ही होता है। ठीक है, माना कि एक तल वहां पर खींचा जाए, और उस तल के सापेक्ष अगर वो कंपाउंड बराबर बराबर दो पार्ट में कट जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं, वो प्लेन क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। घर में ब्रेड खाते हो तुम लोग? वही तो मिलता है, इसके अलावा क्या मिलता है? ये है तुम्हारा ब्रेड, ऐसे ही होता है, पक्का। गोला वाला तो नहीं होता है, वो बंद होता है, ये ब्रेड होता है, सफेद सफेद होता है, ये पता है ना? अच्छा, ब्राउन ब्राउन भी होता है। अच्छा अच्छा, ब्राउन ब्रेड होता है। अच्छा ठीक है, ब्रेड होता है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इस ब्रेड के मुझे टुकड़े करने हैं, इस ब्रेड के मुझे टुकड़े करने हैं बराबर बराबर, तो कितनी बार काट सकता हूं मैं इसको? कैसे काट सकता हूं? देखो, एक बार तो मैं यहां से काट सकता हूं, ठीक है, 1 2 3, बीच में से कौन सा? हाँ, ये है बात। तो ये तो कट ही गया, एक और कटेगा, स्लाइस। स्लाइस समझते हो? बीच से काट, समझ में आया कि नहीं? स्लाइस किया जाए। कुछ लोग समझ ही नहीं पाए स्लाइस क्या होता है। ये तो नया शब्द सुना है। गुड, वेरी गुड, आम के स्लाइस। समझ में आया? ऐसे फाके निकालते हैं, फाके निकालते हैं। सही शब्द का प्रयोग किया था।
तो फाके निकालने वाला है वो। राजस्थान के ही हो? किसने पूछा? हाँ तो राजस्थान के ही हो पक्का? तो राजस्थान में फाके निकाल, एक फाक खा ले, ये दो फाक खा ले। समझ में आया? तो कितने बार इसको कितने बार कट कर सकते हैं? 1 2 3, ठीक है, 4 और देन। तो ये होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ में आ गया? तो ऐसे ही कंपाउंड को कट करना है, ऐसे ही कंपाउंड को कट करना है। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, अब एग्जांपल लेते हैं। तुमको चेक करना है कि हम कितनी बार इसको काट सकते हैं और क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। चलो तो हमने ये ले लिया एग्जांपल, बताओ बताओ कितनी बार काट सकते हैं? काट सकते कि नहीं काट सकते, ये पहले इंपॉर्टेंट है। काट सकते। एक बार यहां से काटा गया, एक बार स्लाइस, वेरी गुड, स्लाइस हो गया 2 और 2। ये नहीं कर सकता पक्का? 2 उंगलियां रखे, थोड़ा सा बीच में से बताओ, दो उंगलियां रखे, ये 2 उंगलियां हमारी है, तुम्हारी उंगली तुम्हारे पास है, हमारी उंगली हमारे पास है। यहां से उंगली रखी, देखो यूं करके पहुंच गए, सही है। फिर यहां से यूं पूछे, सही है, और फिर यहां से यूं पहुंच गए। अरे यार तो समान समय पे समान दूरी पे पहुंच रहे हैं ना, तो काट सकते हैं बेटा, काट सकते हैं। अब तुम कहोगे सर ये कैसा? अरे भाई एक्चुअली में साइक्लोपेंटेन ऐसा बना होता है, हम ऐसा ही बनाना सिखाते हैं और आगे भी यही सिखाएंगे, लेकिन ये सीखना है। इसलिए तुम लोग कंफ्यूज हो गए, सर ये तो खड़ा खड़ा है, वो पड़ा पड़ा है, इस चक्कर में गड़बड़ हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो ये है वो, आया समझ में? ठीक है, तो आप सोचो, एक ये एक है, ये 2, देखो गलत हो गया ये, ठीक है, देखो देखो देखो, दूसरा कौन सा हो गया? 2, ठीक है, 3 4 5 और एक स्लाइस। समझ में आया? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, इनको काटना, स्लाइस काटना क्यों आसान हो रहा है पता है? क्योंकि ये एक ही प्लेन पर है। जब प्लेन एक ही प्लेन पर होते हैं तो इनको काटना आसान होता है। तो फिलहाल इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? अच्छा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया सीख रहे हो आप लोग। चलो अब एक काम करते हैं, बेंजीन या साइक्लोहेक्सेन ले लेते हैं। कितनी बार इसका काटा पीटी करेंगे अपन? कितनी बार काटा पीटी करेंगे? 5 7 बार। 1, समझ गए? 2 3 4 5 6। अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कटिंग कर सकते हैं अपन इस जगह पे, मतलब कोई भी कंपाउंड मिलेगा तो उसका प्लेन अपन निकाल सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री को समझना पड़ेगा हमको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं अपन लेते हैं CH4, चलो CH4 ले लेते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है कि नहीं है? है। कैसे चेक करेंगे? कहां से किसका क्या प्लेन ले और कैसे काट पीट दे? सोच के देखो जरा, कैसे होगा बताओ। देखो ये 4 टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में पता है कैसे कटिंग करनी है? आपको क्या करना है, ऐसे कटिंग करनी है, यूं करके और यूं करके। मतलब प्लेन कैसे लेना है? प्लेन लेना है 2 में, और 2 क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करो, नहीं दिख पा रहा है तो ऐसे करो, एक मिनट को बताता हूं कैसे, सोचो। ये हो गया। अब एक काम करो, यहां से लो, यहां से लो, यहां से लो, यहां से लो, यहां से लो। अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा,
अब 2h इधर उधर दिख रहे होंगे, क्लियर हो गया। अब ये तो 109 डिग्री 28 मिनट पे बिलोंग करेगा ना, वो तो हर जगह से बराबर ही है, क्या है, हर जगह से बराबर है। तो हर जगह से बराबर है बच्चों, तो इधर से लो, एक ये तल ले लिया मैंने, इन दोनों को ले लिया तो ये कट गया। अब इसका ले लो तो भी कटेगा, अरे वो तो बराबर है, घूम के आ जाएगा ना। इसका ले लो तो भी कटेगा, इन दोनों का लोगे तो भी कटेगा, इसका दो लोगे तो भी कटेगा। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में। दो प्लेन लेने, दो प्लेन लेने। मैं एक काम करता हूं, इसमें नंबरिंग कर लेता हूं, 1 2 3 4। तो हम क्या क्या ले सकते हैं, 1 2 ले सकते हैं, 1 3 ले सकते हैं, 1 4 ले सकते हैं, हाँ या ना, ले सकते हैं, अरे ले सकते हैं। फिर उसके बाद क्या ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं, 2 4 ले सकते हैं, हाँ या ना, और फिर 3 4 ले सकते हैं। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? तो कटिंग समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो नंबरिंग अपन ने देख ली 1 2 3 4 वाली। लेकिन कभी हो सकता है चारों कैसे होंगे, सेम होंगे। ये बात, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का? हाँ, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है यूं करके बाहर की ओर, ये दो अंदर और ये इधर, तो किसी पर ले लोगे तो हमेशा बराबर बराबर जाएगा। हाँ, तो प्लेन तो बहुत बड़ा है ना, वो तो अंदर से बाहर तक जा रहा है ना। दोनों जो है प्लेन जो जा रहा होगा, जो मिरर जा रहा होगा, जो कटिंग कर रहे हो, वो तो पूरा पूरा जा रहा है ना, अंदर से बाहर तक पूरा लेके जा रहे हो भाई। एक ऊपर, ये दो बाहर, ये पीछे, यही तो कहना चाह रहे हो। पीछे वाला और ऊपर वाला जो है ना, उसको प्लेन ले लो, तो ये वाले इससे बराबर हो गए कि नहीं हो गए? अब घूम जाओ या इसको घुमा दो, आया समझ में? तो घुमाते चले जाओगे तो भी मिल जाएगा, घूमते जाओगे तो भी मिलता जाएगा। तो डिसाइड करना, घूमना है घुमाना है। समझ में आ गया? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। अच्छा, अगर मैं ऐसा कर लूं, सुनो मेरी बात, यहां एक एच कर लूं, यहां एक एच कर लूं, यहां सीएल कर लूं, यहां बीआर कर लूं, अब दो सेम हो गए। अब कितने प्लेन मिल सकते हैं? अब कितने मिल सकते हैं? सोच के बताओ, कौन सा प्लेन लिया जाए जहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाए, कौन सा प्लेन लिया जाए जहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाए? बताओ कौन सा डिसाइड करें, कौन सा? दो लेने पड़ेंगे अपने को दो लेने पड़ेंगे, हाँ या ना? अब दो लेने पड़ेंगे, दो कौन से होंगे? तो दो हमेशा वो लेंगे जो समान नहीं होंगे, है ना? दो वैसे लेंगे जो समान नहीं होंगे। भाई दो अगर ऐसे ले लोगे जो समान है तो फिर इनकी मिरर इमेज देखनी पड़ेगी भाई एक दूसरे, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब दूसरा लॉजिक क्या है? दूसरा लॉजिक ये है कि जिस प्लेन से आप, जिसको आपने सिमेट्री बोली है, अगर वहां पर हम क्या रख दे, शीशा रख दे, दर्पण रख दे, तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के मिरर इमेज होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी, तभी तो हम कहेंगे सिमेट्री आई कि नहीं आई, वो इसका मिरर इमेज होना चाहिए। अब मिरर इमेज किसका किसका होगा? एच और एच का ही तो मिरर इमेज होगा। तो एच और एच की मिरर इमेज लाने के लिए मुझे इन दोनों को हटाना पड़ेगा, और जिस पर प्लेन रख देते हैं वो कॉमन हो जाता है, वो चाहे सेम हो चाहे अलग हो। भाई यहां पर अगर हमने रखा है तो इस एच और इस एच को कंसीडर नहीं करना है, यहां रखना है तो इस एच को कंसीडर नहीं करना है। उसी तरीके से जब यहां रखना है तो ये सीएल और बीआर को कंसीडर नहीं करना, ये कॉमन हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो हमेशा कोशिश ऐसी की जाएगी जो अनसिमेट्रिकल फॉर्म होते हैं उनके ऊपर रख दो, तो उनके ऊपर रखने से क्या होगा, जो सिमेट्रिकल होगा वो बराबर हो जाएगा। बोलो बच्चों समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई? तो यहां पर भी आप प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हैं, यानी यहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिल सकती है। बच्चों यहां तक कोई डाउट किसी को, कोई परेशानी? प्लेन ऑफ सिमेट्री सिखा रहा हूं, समझ रहे हो बात को? चलो अभी और भी एग्जांपल दिखाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए जैसे अगर मैं कहता हूं ए लिखा मैंने, बताओ इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है नहीं हो सकती है? हो सकती है, बराबर दो भागों में काटा जा सकता है, बोलो हाँ है ना? बी है, इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। सी है, इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, बराबर दो भागों में कट सकता है। डी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। ई है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। एफ होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, नहीं होगी। समझ में आ गया? जी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। एच होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ में आया? हाँ, कहीं से भी हो सकती है, किसी भी एक चाहिए मुझको, तो एक ऐसा जो बराबर दो भागों में काट दे, मुझे यही सीखना है। एक चाहिए जो बराबर दो भागों में काट दे।
समझ में? सत्यानाश करने के लिए एक ही काफी होता है। हाँ, तो बहुत ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब चलो जरा एक काम करते हैं, साइक्लिक की तरफ थोड़ा सा रुक करते हैं, साइक्लिक की तरफ चलते हैं। ये देखो हमारे पास में H है, ये हमारा OH है, और ये हमारा H है, ये हमारा OH है। क्लियर है? अब बताओ प्लेनर सिमेट्री है कि नहीं है? बहुत सिंपल सी बात है, क्यों नहीं है भैया प्लेनर सिमेट्री? बिल्कुल है। कहां से काटा? और कोई तरीका बन सकता है क्या काटने का? स्लाइस कर दोगे? स्लाइस करके बात बन सकती है? नहीं बन सकती स्लाइस करके। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन है, स्लाइस करोगे तो ऊपर वाला नीचे वाले का मिरर इमेज होना चाहिए। अरे हाँ है ना, ऊपर वाला नीचे वाले का मिरर इमेज होना चाहिए। यहां से काटोगे ना, ऐसे काटोगे तो ये कॉमन हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे काटोगे तो फिर फर्क पड़ता है, फिर प्लेनर सिमेट्री नहीं हो पाएगी। यानी यही एक तरीका है जहां से प्लेनर सिमेट्री को निकाला जा सकता है। अच्छा, अब एक काम कर लेते हैं, ये एग्जांपल ले लेते हैं अपन, यहाँ H ले लेते हैं, यहाँ OH ले लेते हैं, यहाँ H ले लेते हैं, यहाँ OH ले लेते हैं। अब बताओ प्लेनर सिमेट्री की क्या हालत है? बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। कहां से कट सकता है? कहां से कट सकता है? एक तो बेटा ये कट सकता है बिल्कुल ऊपर, मतलब सेम, ऊपर जो होता है, जो ऊपर लिखा है इसका मतलब वो ऊपर, और ये ऊपर सेम है, ये नीचे और नीचे सेम है। तो कहां से कट करोगे? यहां से कट करोगे, तो ये हिस्से के बराबर हो जाएगा। अरे हाँ है ना। अच्छा, एक और काट सकते हो, यहां से भी तो काट सकते हो, यहां से भी तो काट सकते हो। अब कैसे काटना है फिर मैं बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना बच्चों। यही कंडीशन है ये वाली, आप काट रहे हो तो इसके ऊपर से काट रहे हो, और जब इसके ऊपर से काट रहे हो तो ये कॉमन हो गया, फिर यहां पर HOH का कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है? इसमें उस वाले में नहीं कर सकते। कैसे करोगे? कहां से करोगे? कैसे नहीं काट सकते उसमें? इसमें तो इसलिए काट सकते कि यहां से काटोगे तो ये हिस्सा मिरर इमेज आएगा ना, तो यहां से काटना है। ये देखो, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये कॉमन हो जाएगा, जहां से आप कट कर रहे हो वो वाला हिस्सा कॉमन हो जाएगा। समझ लेना पहली बात को जो समझाना चाह रहा हूं। ये और ये कम, ये H है, ये OH है, ऊपर से काट दो, मान लो अस्तित्व खत्म हो गया उसका, खत्म कर दिया आपने। अब ये HOH नहीं बचा, खत्म, तो यहाँ का HOH खत्म हो जाएगा, यहाँ का H। अब तुम ये देखो, मैं फिर भी बात कर रहा हूं, ये खड़ा नहीं है, पड़ा है, तुम अगर बोर्ड की तरफ देखोगे, बोर्ड पर फोकस करोगे तो फिर नहीं समझ पाओगे, क्योंकि बोर्ड पर ये दोनों खड़े हैं, बट ये बीच वाला जो हिस्सा है साइक्लिक पड़ा है, बाकी खड़ा है। समझ में आया कि नहीं है? इसलिए नहीं सोच पा रहे हो। अब सोच लोगे तो कहां से कर रहे हो? यहां से, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक दूसरे के मिरर इमेज। आगे बात समझ में क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? चलो अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लेते ये एग्जांपल ले रहा हूं, यहां H ले लिया, यहां OH ले लिया, यहां H ले लिया, यहां OH ले लिया। बताओ बताओ, बोलो, काट सकते कि नहीं काट सकते? काट सकते कि नहीं काट सकते? बिल्कुल काट सकते हैं, 100% काट सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है काटना पीटने में। ठीक है? कहां से कटिंग हो सकती है? ये कटिंग हो सकती है। और कोई पॉसिबिलिटी? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और कोई पॉसिबिलिटी यहां से नजर नहीं आएगी। ध्यान रख लो बेटा, प्रैक्टिस कर लो भैया, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है। ये देख लो, ये कंडीशन है, यहां पर H हो गया, यहां OH हो गया, और यहां H हो गया, यहां OH हो गया, यहां H हो गया, यहां OH हो गया, और यहां पर OH हो गया, यहां H हो गया। अब बताओ बताओ बताओ, क्या प्लेनर सिमेट्री पॉसिबल है? क्या प्लेनर सिमेट्री पॉसिबल है? भाई कहां से करेंगे? सोचने वाली बात है, कहां से करें? कहां से करें? ये वाला हिस्सा लोगे, ये वाला लोगे तो ये कॉमन हो गया, यहाँ H ऊपर है, या OH ऊपर है, OH ऊपर है, या OH नीचे है, या H। अगर ये उल्टा होता तो फिर हो जाता, अगर ये उल्टा होता तो हो जाता, लेकिन उल्टा नहीं है, उल्टा है। समझ में आया? अरे क्लियर है? यहां पर होगा? नहीं होगा। और कोई पॉसिबिलिटी? और कोई पॉसिबिलिटी है? कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है? बीच बात से काट कूट के देख लो, कोई यहां से काट के देख ले तो HH सेम हो गया, OH सेम हो गया, लेकिन यहां से जब काटोगे तो H और OH फिर गड़बड़ हो जाएगा, इधर H है, इधर OH है। अगर यहां पर H होता, यहां पर H होता, तो फिर बीच से भी कहीं काट पीट के हम निकाल देते।
बोलो बच्चे, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो एक और एग्जांपल दे। टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला जानते हो? HOH होता है, यहाँ पर HOH होता है, टार्टरिक एसिड बोलते हैं इसको, यहाँ COH होता है। बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? बिल्कुल है प्लेन ऑफ सिमेट्री। कहां से कटिंग कर दी? यहाँ से, इस जगह से कटिंग कर दी। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? कोई डाउट यहां तक? अच्छा, इसी में एक और एग्जांपल ले रहा हूं। मान लेता हूं ऐसा एग्जांपल होता, यहाँ CH3 होता, यहाँ H होता, यहाँ OH होता, यहाँ पर C है, यहाँ H होता, यहाँ OH होता, यहाँ C है, यहाँ H, यहाँ OH होता, और यहाँ CH3 होता। अब मुझे बताओ, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? बिल्कुल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। कहां से पॉसिबल है? कहां से? इसके ऊपर से चले जाओ। नियम कायदा कानून ये थोड़ी कहता है कि भाई दो बॉन्ड के बीच से जाओ, वो तो कहता है बॉन्ड के ऊपर से भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो अब समझ में आ गया होगा, फील आ गया होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री का, कि प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, कहां से कौन से प्लेन को कंसीडर किया जाएगा और कौन से प्लेन से कंसीडर करके उसको कट किया जाएगा। सीख लिया प्लेन ऑफ सिमेट्री? चलो अभी एक दो एग्जांपल और देता हूं, फिर आगे की बात। एक बात मुझे बताओ, यहाँ C डबल बॉन्ड C है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है। बताओ दोनों प्लेन पर है, दोनों CH3 प्लेन पर है, कोई डाउट नहीं है। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? बोलो, है? बिल्कुल है। कहां से है? बिल्कुल है। अच्छा चलो अगला एग्जांपल ले रहा हूं, ये सिस फॉर्म था, अगला एग्जांपल ले रहा हूं। यहां ले लो, यहाँ पर H ले लो, यहाँ CH3 ले लो। बताओ बच्चों, क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? नहीं है? प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। स्लाइस कर दो, स्लाइस कर दो। प्लेन पर है भाई, बार बार कह रहा हूं, एक ही प्लेन पर है, बीच से निपटा दो, छील दो बिल्कुल। कार्बन हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड छील छाल के बराबर कर दो। समझ में आया? स्लाइस। ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि ये वाला हिस्सा ये वाले हिस्से का मिरर इमेज होना चाहिए, तो नहीं हो रहा, लेकिन ये तो हो सकता है स्लाइस। ये स्लाइस तभी पॉसिबल है जब प्लेन पर हो, एक ही प्लेन पर हो, सारे एक ही प्लेन पर। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा और सोचते, और सोचते, और सोचते। CH3 CH डबल बॉन्ड C। अब सोचो, अब सोचो, ये हो गया। बीच से काट दोगे? बिल्कुल काटोगे, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा बेटा। ये थोड़ी कि मैंने कहा काटो तो जहां मिल जाए सबको काट ही दो। सोच तो लो, बार बार कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, दो डबल बॉन्ड है, लास्ट क्लास में सिखाया था, परपेंडिकुलर होते हैं। भूल गए? मैंने कहा था दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये दो ऐसे हैं तो ये दो ऐसे हैं। समझे? अरे हाँ है ना? नहीं आया? ये दो ऐसे हैं, ये यूं जा रहे हैं, यूं, तो ये यूं जा रहे हैं। जैसे आप कोचिंग आते हो तो आपको यूं हम करते हैं और घर वाले यूं कर देते हैं, है कि नहीं है? रॉकेट बनाते हैं नहीं बनाते? तुम लोगों को नहीं बनाते रॉकेट? रॉकेट बनाना, चलो यार रॉकेट नहीं बनोगे तो मेडिकल कॉलेज में रॉकेट बनाए जाओगे, रैकिंग में रॉकेट ही बनाया जाता है। अभी तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना? है? तो फिलहाल ये दो अलग अलग है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है भैया, ये और ये परपेंडिकुलर है। अब सोचो, सोचो कैसे करेंगे इसको? कहीं से कोई रास्ता, कहीं से कोई दिक्कत? इधर से इधर दो अलग अलग है, अगर बीच से लेके जाओगे तो एक को कॉमन कर लो। मैं मान लेता हूं इन दोनों को मैं कॉमन कर लेता हूं, मतलब ये वाली कंडीशन है, इसके ऊपर से काट देता हूं तो, लेकिन यहां तो दो अलग अलग है ना, ये तो मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे का, तो इसका मतलब यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होगी। ऐसे काट नहीं सकते क्योंकि लंबवत है। समझ में आया? पक्का? हाँ, अगर मैं ये कर दूं,
यहां CH3 कर दूं, यहां CH3 कर दूं, या H कर दूं, या OH कर दूं, समझ लो समझ लो। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। अब कैसे पॉसिबल है? इसको इसके ऊपर मामला सेट कर दो, HOH के ऊपर। ये HOH है, इसी के ऊपर, ठीक है। और यहां से लेते हुए कहां लेके जाओ? यहां लेके जाओ। और जब यहां लेके जाओगे तो CH3 एक दूसरे का क्या हो जाएगा? मिरर इमेज। बोलो बच्चों, सही बोला मैंने? तो दूसरे एक दूसरे के मिरर इमेज होगा, तो यहां पर फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हो जाएगी। समझ गए बात को? प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हो जाएगी। फील आ रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री का? क्लियर है? चलो आगे बात करते, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगर मैं ये एग्जांपल ले लूं, यहां A ले लूं, यहां B ले लूं, यहां A ले लूं, यहां B ले लूं, अब बताओ, अब तुम्हें एडवांटेज मिल गया क्योंकि दोनों प्लेन पर आ गए। दोनों कहां आ गए? प्लेन पर। ध्यान रखो पीछे वालों, दोनों कहां आ गए? प्लेन पर। सो चुका तू? अच्छा, धन्यवाद। हाँ, दोनों कहां पर है? प्लेन पर। तो दोनों प्लेन पर है तो क्या होगा यहां पर? इसे काट दो। और स्लाइस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई साहब, स्लाइस बिल्कुल किया जा सकता है। बहुत सही, कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी? अच्छा चलो एक और बढ़िया सा एग्जांपल दे रहा हूं। ये लो, डबल बॉन्ड C, यहां CH3, यहां H। अब बताओ बताओ रे बताओ, जल्दी बताओ। क्या स्लाइस? बहुत स्लाइस कर रहे हो तुम आज। जहां देखो वहां स्लाइस है। अबे कैसे स्लाइस होगा? ये है क्या? हाँ, ये सही बोला इसने, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बेटा 2H है ये इसको चिपका दो, पकड़ लो, दबा दो, ये हो जाएगा। समझ में आया? ये यही है, ये वो है, वो भी यही है। डिसाइड कर लो। समझ में आया कि नहीं है? तो ये वाला हिस्सा जो है ये हिस्से के लंबवत है, परपेंडिकुलर। ये दबा दो, दबा दिया मैंने उसको, पिचका दिया, छोटा कर दिया, देखो पानी पी रही, फैल गया उसको, पिचका दिया उसको। डबल बॉन्ड मान लो उसको, डबल बॉन्ड मानो उसको, तभी समझ पाओगे। मान लिया डबल बॉन्ड, मान लिया। अब डबल बॉन्ड मान लिया तो अब कहानी यहां से घुमा दो, यानी कि इसका मतलब ये वाला हिस्सा दो डबल बॉन्ड हो गए, और दो डबल बॉन्ड हो गए तो परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर हो गया तो ये खड़ा और ये पड़ा। तो ये खड़ा और ये पड़ा, तो खड़े वाले को ले लो कॉमन, पड़े वाले का हो गया काम। देखा? अरे फोकस फोकस, ये लो, इसको कॉमन कर लो। अरे कॉमन हो गया, और यहां से लेके जाओ। ओ ज्ञानी इधर देखो, ये और H प्लेन ऑफ सिमेट्री। अभी समझ में आया कि नहीं है?
अब इधर फोकस करो, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? पॉइंट समझ में आ रहा है? और अगर इसी एग्जाम्पल को यहां CH3 यहां H, यहां HOH ले लेते, अब मामला गंभीर हो गया, देखिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। अरे है ना, और परपेंडिकुलर अगर हो गया तो मैं HOH को कॉमन ले सकता हूं, तो यहां पर गड़बड़ हो गया। समझ में आया कि नहीं? और अगर इसको मैं कॉमन लेता हूं तो यहां पर H और OH, भाई यहां पर OH आ गया, यहां H आ गया, समझ लो ना, इतना ही तो अंतर हुआ, यहां OH आ जाएगा, यहां H आ जाएगा, तो दोनों के बीच में मिरर इमेज। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कब पॉसिबल है, समझ में आ गया? हाँ, अगर मैं इसको एक काम और कर लेता हूं, यहां HOH हो गया, यहां CH3 कर दूं, अब बताओ, हाँ अब बात समझ में आ गई। तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन यहां अगर बात करोगे तो ये कॉमन हो गया, यहां से कट कर जाओ। अब समझ में आया? तो ये है क्वेश्चन कि कब प्लेन ऑफ सिमेट्री देखा जाता है और कब नहीं देखा जाता। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अब आगे की कहानी सुनो। ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, इसके साथ एक और सिमेट्री चलती है, नंबर सेकंड, दैट इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। हालांकि सिमेट्री 4 प्रकार की होती है, लेकिन अब आपके सिलेबस में 2 ही प्रकार की है, तो 2 ही से ही काम चल जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री, केंद्रीय सममिति, बात समझिए, इधर फोकस करो, केंद्रीय सममिति, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री को कैसे सोचा जाता है, उसका एक सिंपल तरीका है, एक काम करो, उसी तरीके से आप एक साइक्लोब्यूटेन ले लिया, इस कोने से एक कोने से दूसरे कोने की तरफ चलो और सेम की तरफ चलो, चलेगा? चलना है, डॉट डॉट डॉट, प्लेन नहीं है, चलना है, इधर से इधर चले, फिर इधर से इधर चले, और चलने के बाद बीच में हम मिल गए और हमें कोई जगह खाली नहीं मिली, बीच में हम लोग वो सारे पॉइंट कट कर गए। इसका मतलब ये जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ में आया? अब जैसे कि मान लेते हैं, अगर मैं साइक्लोप्रोपेन दे दूं, मैं कहूं सेंटर ऑफ सिमेट्री है, कहोगे नहीं है यार, एक से दूसरी तरफ चलना है, तो कोने से कोना चलना है, समूह से समूह चलना है, परमाणु से परमाणु चलना है, तो हम कहीं नहीं चल सकते। कहां चलेंगे सेंटर से? बताओ कहां? यहां कार्बन थोड़ी है, बॉन्ड होना है, बॉन्ड है, तो यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। साइक्लोपेंटेन में बोलो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्यों नहीं है? अरे तुम यहां से यहां चलो, यहां से यहां चलो, तो जगह छूट गई ना यार, जगह नहीं छूटनी चाहिए, साइक्लोहेक्सेन में आ जाओ, दिख जाएगा, मतलब जो सम होंगे उनमें होगा, जो विषम होंगे उनमें नहीं होगा। तो यहां से यहां हो गया, यहां से यहां हो गया, यहां से यहां हो गया, सेंटर पे कट कर गए। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, C डबल बॉन्ड हो, यहां CH2 ले लिया मैंने, यहां CH2 ले लिया, यहां पर NH ले लिया, NH, ठीक है, यहां पर ले लिया मैंने NH, यहां CH2, और यहां पर NH ले लिया, यहां CH2। अब चेक करो है कि नहीं है? एक मिनट, एक छूट गया, हाँ ये लो, अब बताओ है, बिल्कुल है, यहां से यहां चले, यहां से यहां चले, सेंटर पे कोई छूटना नहीं चाहिए, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब समझ में आया सेंटर ऑफ सिमेट्री? पक्का? अब मैं बता रहा हूं, सुन लो एक बार के लिए, पेन छोड़ दो, मेरी पूरी बात सुन लो। अब मैं एग्जाम्पल पे आ रहा हूं, पीछे वाले एग्जाम्पल पे देखो, मैं एग्जाम्पल लेके आ रहा हूं यहां से, यहां पूछ रहा हूं सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, इसको देखो, नहीं है, दूसरे वाले में है,
कैसे कैसे? हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल सही सोचा आपने, सोचा ये है ये है ये है, लेकिन बेटा समूह भी तो है, ये समूह छूटने नहीं चाहिए, समूह छूटने नहीं चाहिए। मतलब ये इस तरफ जा रहा है और ये इधर जा रहा है, समझा देता हूं इसी एग्जाम्पल को, ये तो एग्जाम्पल लेके आना चाह रहा था मैं। देखो देखो देखो, बहुत आराम से समझो इसको। यहां H है, यहां OH है, यहां OH है, यहां H है, यहां H है, यहां OH है, और यहां पर H है, यहां OH। सब में समझने की कोशिश करो। यहां पर मैं समझा रहा हूं, ये देखो सेंटर है, लेकिन यहां पर दो समूह के बीच में भी देखना होगा। अगर ऐसे समूह है तो इनके बीच में भी देखना होगा। छूट गए बेटा, ये छूट गए तो नहीं है, नहीं है। यहां देखो, यहां है, अब समझ में आया? ये है, ये है, ये और ये है, और ये है। समझ गए बात को? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए अपने को विकर्ण भी जाना पड़ेगा, डायगोनल भी जाना पड़ेगा, डायगोनल को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बिना डायगोनल देखे काम नहीं होगा। जैसे यहां पर आ जाओ, यहां H हो गया, यहां OH हो गया, यहां OH हो गया, यहां H हो गया, बताओ है कि नहीं है? बिल्कुल है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री ये है, ये क्लियर है, ये है, ये। अरे आ गया समझ में? सब कुछ समझ में आ गया? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तेरे क्या हलवा पूड़ी खाने के लिए कौन था? समझ में आया कि नहीं है? सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ में आया। अब देखो, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया तो अब मैं एक चीज क्वेश्चन तुमसे यहां पूछ रहा हूं, इस वाले में बताओ, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? इसमें नहीं है। CH3 है नहीं है? इसमें हाँ, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यानी यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। यहाँ H है और H है, यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ में आया कि नहीं है? तो यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, इस बात को ध्यान रखना है। यहां पर नहीं है, क्यों नहीं है? ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, समझ में आ गई बात? तो यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहां भी नहीं होगी, और कहां नहीं होगी? चलो यहां है यहां A और A है, नहीं है, B और B नहीं है। अगर पलट देता मैं, बहुत बढ़िया, पलट देता तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी बन जाती है। यहाँ पे आ रही बात समझ में? यहां पर नहीं है, परपेंडिकुलर फॉर्म है, नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां कहीं ग्रुप ही सेम नहीं है, ग्रुप सेम नहीं है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो समझ में आ गया, दोनों को क्लियर हो गया। सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है। तो क्या क्या चीजें सीख ली आपने? पहली आपने सीख ली कीरल कार्बन एटम, दूसरी आपने क्या सीख ली? सिमेट्री। कौन सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और दूसरी कौन सी? सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब अगली क्लास में हम सीखेंगे कि इन सब चीजों से हम कैसे वहां पर ऑप्टिकल एक्टिव, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कैसे निकालते हैं, कौन इनएंशियोमर होता है, कौन डाइंशियोमर होता है, इन सारी बातों को कल डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है?